भारतीय इतिहास के कुछ विषय। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसका छठवां उपभाग महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। आज के विषय में हम बस इसी बात पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार के वहाँ महल थे, किस प्रकार के मंदिर थे और किस प्रकार बाजारों को वहाँ सजाया गया था, किन किन चीज़ों की बिक्री होती थी, किस किस जगह पर ये बाजार लगाए जाते थे। हमने विजयनगर के विषय में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की। आज तक हमने पढ़ा विजयनगर के बारे में, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की। जानकारी के भंडार हो गए हमारे पास, और उनका हमने जब विश्लेषण किया है, फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखा चित्र तथा मूर्तियां, हमने क्या क्या देखा। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स देखे, कुछ मानचित्र या नक्शे देखे वहाँ के, और कुछ संरचनाएं और कुछ खड़े रेखा चित्र। रेखा चित्र मतलब जो स्केच बने हुए हैं खड़े आकार के, जैसे गोपुरम हमने देखा हो, तो कुछ खड़े रेखा चित्र हमने वहाँ देखे। कुछ मूर्तियाँ भी देखी हमने विजयनगर साम्राज्य की, जिसमें राजा कृष्णदेव राय की मूर्ति, स्वयं की मूर्ति है वहाँ की। यह सब कैसे खोजा गया, लेकिन हमने कभी ये सोचा विजयनगर का नक्शा, विजयनगर की फोटोग्राफ्स, विजयनगर की संरचनाएं, विजयनगर की मूर्तियां, विजयनगर के रेखा चित्र कैसे खोजे गए, इस बारे में हमने विचार कभी नहीं किए। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए, इस पर आज हम विचार करेंगे। सबसे पहली बात तो है, यानी कि यूरोपीय एक सर्वेक्षक था, भारतीय इतिहास का सर्वेक्षक था, पुरातत्व विभाग का आरंभिक सर्वेक्षक जिसको माना गया, नाम था उसका मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों, जब उसने सर्वेक्षण किए तो हमने यात्रा वृत्तांत जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए थे यात्रा करने के लिए, उन्होंने क्या लिखा यहाँ की यात्रा के बारे में, यात्रा के बारे में जो भी लिखा, उन यात्रा वृत्तांतों का अध्ययन किया कॉलिन मैकेंजी ने, जो कि एक विदेशी था, यूरोपीय था। यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। जो हमें यहाँ अभिलेख मिले खुदाई में या कहीं जो अभिलेख मिले, और यात्रा वृत्तांतों को हमने मिलाया। विदेश के जो यात्री यहाँ यात्रा करने के लिए आए थे, उनके यात्रा वृत्तांतों को और अभिलेखों का जब मैकेंजी ने मिलान किया, तो उसने उन सबको एक साथ जोड़ दिया। और 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। यानी तो फिर जब उसने क्या किया, कॉलिन मैकेंजी ने विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का और यहाँ जो मिले अभिलेख, इनका उन्होंने मिलान किया। जब इसका उन्होंने मिलान किया, तब फिर उसने क्या किया, सारी जानकारी इकट्ठी करके 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण, किस स्थान का, विजयनगर का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। दो विभाग हो गए, भारत का और कर्नाटक का, क्योंकि कर्नाटक का नाम पहले विजयनगर था। जो विजयनगर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो वर्तमान में कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। तो इसका सर्वेक्षण किया किन दो लोगों के द्वारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और कर्नाटक पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। हम्पी का नाम क्या, किसका नाम है, विजयनगर। चूंकि विजयनगर की देवी का नाम पंपा देवी था, इसलिए विजयनगर का नाम स्मृतियों में, यादों में, जब विजयनगर विनष्ट हो गया तो लोगों की स्मृतियों में रह गया था, तो उन्होंने इसका नाम हम्पी रखा। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तदोपरांत इसके पश्चात 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेख प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा किया और संरक्षित करने का कार्य किया। मतलब 20वीं शताब्दी में 1980 के दशक की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर बहुत सारे अभिलेख मिले। उन अभिलेखों का प्रयोग करके व्यापक और गहन सर्वेक्षण के माध्यम से व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया गया, गहन यानी गहराई से वहाँ का सर्वेक्षण किया गया विजयनगर का। और इन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेष, भौतिक मतलब कुछ मूर्तियाँ मिली, कुछ और जो मिला वहाँ खुदाई में, इनको भौतिक अवशेष कहते हैं। तो भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की, यानी उनको सूक्ष्मता से देखा, इन पर लिखा क्या है, उन पर जो लिखा हुआ था उनको देखा, प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया गया
जो वहाँ के भौतिक अवशेषों पर कुछ लिखा था उसके बारे में जानकारी हासिल करेगा। लगभग 20 वर्षों के काल में, यानी बात है 1980 की, 20 वर्ष में तो 2000 हो जाएगा लगभग, तो 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। यानी दर्जनों इस विद्वान थे, इतिहासकार थे, सर्वेक्षक थे, इन्होंने विजयनगर की जानकारी को इकट्ठा किया और उसको सुरक्षित किया। इस विषाद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं, यानी इतनी बड़ी प्रक्रिया जो थी विजयनगर के बारे में, इस प्रक्रिया को एक के एक हिस्से को ही बारीकी से देखते हैं। यह है मानचित्र का निर्माण, यानी विजयनगर के मानचित्र कैसे बनाए, नक्शा हमको कैसे प्राप्त हुए। इसका पहला चरण यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया था। यानी पूरा विजयनगर जो था, उस विजयनगर को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया। ऐसे वर्गाकार का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई जिसकी बराबर होती है, इसको वर्गाकार कहते हैं। तो इस प्रकार से 25 वर्गाकारों में इसको बांटा गया। पूरे विजयनगर को 25 वर्गाकारों में बांट दिया गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। जैसे इसको ए बोल दिया तो इसको बी और इसको सी, इस प्रकार से 25 वर्णों को, 25 आकारों को कैसे वर्णमाला के द्वारा रूप में इंगित किया गया। पहले का नाम ए रखा तो दूसरे का बी और तीसरे का नाम सी। चूंकि वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, लेकिन यहाँ फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया। अब मान लेते हैं कि ये ए बनाया, इसको और छोटे भागों में बांट लिया गया, बी को छोटे छोटे भागों में बांटा गया और छोटे वर्गों के समूहों में बांटा गया। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया। यानी फिर वर्ग को वर्ग में, वर्ग को वर्ग में, इस प्रकार से वो बांटते गए। पूरे विजयनगर साम्राज्य को 25 वर्गों में, फिर इन वर्गों को कुछ और वर्गों में, फिर बने हुए वर्गों को कुछ और वर्गों में बांटा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। यानी इनमें हजारों अंश, छोटे छोटे देवस्थलों जो वर्ग बनाए थे, इनमें देखा गया है कुछ देवस्थल हैं जहां मंदिर बने हुए, देवताओं के स्थल हैं, और आवास है, कहीं रहने के स्थान बने हुए हैं। विशाल मंदिरों को भी इसमें उजागर किया गया। कुछ बड़े बड़े मंदिर, जैसे तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर और विरूपाक्ष का मंदिर, इस प्रकार से इनको भी इसमें प्रलेखित किया गया है। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवंत थे, उनका बस अब यही कुछ बचा है। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल तथा एम.एस. नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, यानी ये 4 इतिहासकार हैं, जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल तथा एम.एस. नागराज राव, इन लोगों ने इस स्थान पर काम किया। यानी विजयनगर साम्राज्य में उन्होंने काम किया। इन इतिहासकारों ने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। इन 4 लोगों ने जो इतिहास के बारे में लिखा है उसको हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चारों इतिहासकार थे, जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल और एम.एस. नागराज राव। तो ये क्या लिखते हैं? विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, कहते हैं हमने विजयनगर का जो हमने अध्ययन किया, तो उस अध्ययन में हमें जो अवशेष मिली है उसमें लकड़ी की वस्तु, क्या संभव है 14वीं शताब्दी की लकड़ी की वस्तु 20वीं शताब्दी में मिल जाए? 600 साल बाद मिल सकती है। तो क्या कहते हैं वो? लकड़ी की वस्तुएं, स्तंभ, यानी जो पिलर टाइप के होते हैं वो स्तंभ, टेक, स्तंभों को रोकने के काम करने वाले टेक, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है। यानी ये चीज़ें मिलना तो संभव नहीं है। ये जो इतिहासकारों की हम बात कर रहे थे, इन इतिहासकारों ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि लकड़ी के पिलर, यानी लकड़ी के स्तंभ और टेक,
धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जे, जो छज्जे निकले होते हैं वो लटकते हुए होते हैं, और अंदरूनी भाग तथा मीनारों का एक पूरी श्रेणी की कल्पना की। इन लोगों ने बैठ करके कल्पना की। इन्हें दिखाई नहीं दिया, इन्होंने कुछ देखा भी नहीं, लेकिन अवशेषों के आधार पर कल्पना की कि यहाँ इस प्रकार के छज्जे होंगे, इस प्रकार के लकड़ी के स्तंभ लगे होंगे, इस प्रकार धरन होगी, इस प्रकार भीतरी छत होगी, और अंदरूनी भाग कैसा होगा, मीनारें कैसी होगी, इस पर उन्होंने केवल और केवल कल्पना की। पूरी कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। और क्या कल्पना की इन्होंने? इन छज्जों को, इन छतों को प्लास्टर किया गया होगा और रंगीन चित्रों से इसको अंकित किया गया होगा, ऐसी भी इन्होंने कल्पना कर डाली। इन्हें पता नहीं था क्या था, लेकिन अवशेषों के आधार पर इन इतिहासकारों ने कल्पना की। चित्रों, चटकीले रंगों से चित्रित भी थे वो, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में हैं। लकड़ी की संरचनाएं तो अब नहीं है, लेकिन पत्थर की संरचनाएं इस समय अस्तित्व में हैं। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण, जो यात्री यहाँ आते थे वो यहाँ से जाकर के अपने पीछे जो विवरण छोड़ के गए हैं, उन्होंने जो विवरण लिखे, यात्रियों की मृत्यु हो गई, लेकिन आज उनके विवरण मौजूद हैं। उस समय के स्पंदन से पूर्ण, स्पंदन मतलब पूरी तरह से धड़कन, भावनाएं, इनसे पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। यानी उस समय के जो यात्री आते थे, उन्होंने जो विवरण छोड़ दिए हैं, वो विवरण कैसे थे? स्पंदन से पूर्ण थे, मतलब सजीवता से पूर्ण थे। उनने जो देखा वो सजीव वर्णन किया है, कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। यानी उनके जो विवरण हैं या यात्रा वृत्तांत हैं, कुछ चीज़ों को लिखने में ये सहायक होते हैं। आगे क्या लिखा जाता है? यहाँ कुछ स्रोत हैं। पहले हम यहाँ गोपुरम के सभा, इसको नहीं, पहले ये स्रोत हैं, इसको देख लें हम। एक स्रोत 5वां है बाजार। पेश बाजार का सजीव विवरण देता है। ध्यान रखना, पेश के द्वारा बाजार का सजीव विवरण दिया जाता है। वो क्या लिखता है विजयनगर के बाजार के बारे में? आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। जैसे ही वो आगे जाता है, पेश कहता है एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं, और इस गली में कई व्यापारी रहते हैं, और वहां पर सभी प्रकार के माणिक्य, माणिक्य जिसको रत्न कहते हैं, माणिक्य किसको कहते हैं? रत्न, कीमती पत्थर होता है, इसको कहते हैं। माणिक और हीरे और पन्ने और मोती और छोटे मोती, वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। यानी पेश ने वहाँ के बाजारों का वर्णन करते हुए लिखा है कि जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक चौड़ी और सुंदर गली मिलती है हमको। उस गली में व्यापारी रहते हैं, और वहाँ पर आप क्या पाएंगे? माणिक्य, जो कि एक बहुमूल्य रत्न होता है, हीरे और पन्ने, और मोती। मोती भी दो प्रकार के, बड़े मोती और छोटे मोती, और वस्त्र, और पृथ्वी पर आप होने वाली हर वस्तु जिसको आप चाहते हैं पृथ्वी पर पैदा होती है, हर वस्तु वहां आपको खरीदने को मिल जाएगी जो आप खरीदना चाहें। ऐसा लिखते हैं पेश। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं। पेश ने आगे लिखा, हर शाम को वहां आपको एक मेला देखने को मिलेगा, जहां से कई सामान्य घोड़े तथा टट्टू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। क्या लिखता है पेश? पेश कहता है हर शाम को वहां आप एक मेला देखेंगे जहां पर आपको वस्तुएं मिलने वाली हैं, जहां से आपको सामान्य घोड़े, जो सामान्य घोड़े होते हैं जिनका उपयोग हम सामान्य कार्यों के लिए करते हैं, तथा टट्टू। टट्टू जानते हैं आप किसे कहते हैं? टट्टू उसको कहते हैं जो घोड़े टांगा में चलाए जाते हैं, घोड़े रथों में चलाए जाते हैं, ऐसे उनको टट्टू कहते हैं। जो मुख्य अश्व होता है उसके पीछे चलते हैं, इसलिए उनको टट्टू कहते हैं। जो मुख्य घोड़े के पीछे चलें वो टट्टू होते हैं, या फिर
नेता कोई या नेतृत्व करता कोई और होता है, उनका स्थान मुख से गौड़ होता है, उनको टट्टू बोला जाता है, टट्टू। और कई तुरंज और नींबू, तुरंज ये भी घोड़े का ही एक रूप है। नींबू मिल जाते हैं वहाँ पर, संतरे मिलते हैं वहाँ, अंगूर मिलते हैं वहाँ के बाजार में, और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं जो बगीचों में उगाई जा सकती हैं वस्तुएं, वो भी वहाँ के बाजार में मिल सकती हैं। और लकड़ी भी मिल जाती है वहाँ, कुछ उपयोगी लकड़ी भी वहाँ मिल जाती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। ये किसने लिखा है? पेस ने लिखा है। तो कभी आपको विजयनगर साम्राज्य के बाजार में मिलने वाली वस्तुओं की बात की जाए तो हमें क्या क्या मिला वहाँ? सबसे पहले रत्न मिले वहाँ पर हमें, इसके बाद कुछ फल फ्रूट भी मिले हैं, वस्त्रों की बात भी कह सकते नहीं, हर प्रकार की वस्तुएं। और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन, वो शहर का वर्णन करते हुए क्या लिखता है पेश? विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है। वो कहता है विश्व का सबसे अच्छा संभरण वाला शहर है, जहां अच्छा भरण पोषण हो सकता है, जहां लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, इसलिए उसको उसने ऐसा वर्णन किया है, सबसे अच्छे शहर के रूप में वर्णन करता है पेश। जहां बाजार, यहां बाजार में क्या मिलने वाला है? चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई। भारतीय मकई का मतलब होता है मक्का, भारत की मक्का। इंडियन मकई अलग होती है और विदेशी अलग है। आपने मार्केट में देखा होगा इंडियन भुट्टा और अमेरिकन भुट्टा देखा होगा। तो यहाँ भारतीय मकई, कुछ मात्रा में जौ जी, तथा सेम एक प्रकार की फली होती है जिसकी सब्जी बनाई जाती है, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे। चना 3 प्रकार का होता है, एक पीला चना होता है, एक सफ़ेद चना होता है, एक काला चना होता है, एक प्रकार और कभी कभी लाल चना भी हमको दिख जाता है। 4 प्रकार के चने होते हैं। तो वहाँ काला चना जो कि सबसे अच्छा चना माना जाता है प्राप्त हो जाता है। जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे, यानी यहाँ के बाजार इन सब चीज़ों से भरे रहते थे, जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। ये सारी वस्तुएं सस्ते दामों पर, और प्रचुर का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में रहते थे, इनकी कमी नहीं होती थी बाजार में। फरनाओ नूनिज के अनुसार, ये फरनाओ नूनिज भी एक इतिहासकार रहा है, क्या लिखता है? विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों, संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे। यानी आपको फरनाओ नूनिज ने बताया है, वहाँ के बाजारों का वर्णन करते हुए लिखता है। अभी हम पेश का पढ़ रहे थे, ये फरनाओ नूनिज का है। वो कहता है यहाँ प्रचुर मात्रा में फल, यानी पर्याप्त मात्रा में फल, अंगूर, संतरा, नींबू, अनार, कटहल और आम इत्यादि से यहाँ के बाजार भरे रहते थे। नूनिज उल्लेख करता है कि भेड़ बकरी का मांस, यहाँ पर जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी सामान मिलने वाला है। यहाँ भेड़ बकरियों का मांस, सुअर, मृग मांस, मृग मतलब हिरण का मांस, तीतर मांस, तीतर एक पक्षी होता है, इसका भी मांस, हाँ, खरगोश, रैबिट, इसका भी मांस वहाँ मिल जाता था। कबूतर, बटेर, बटेर तीतर से छोटा होता है, जो जंगल में एक पक्षी होता है, बटेर, और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़ियाँ, चूहे तथा बिल्लियाँ और छिपकलियाँ विष्णु के बाजारों में बिकती थी। यानी वहाँ पर ये सब चीज़ें, इनके मांस भी बिकते थे और ये जिंदा भी वहाँ मिल जाती थी। अगर आपको बटेर चाहिए, आपको तीतर चाहिए, चूहे, बिल्लियाँ, छिपकलियाँ, जो भी आपको चाहिए, ये जिंदा वहाँ मिल जाती है। उपभाग 7, उत्तरों की खोज में प्रश्न। कोई भी प्रश्न होता है वो हमेशा उत्तर को खोजता रहता है। आज हम विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न अवशेषों से जानने का प्रयास करेंगे, ये अवशेष किन उत्तरों को खोजने का काम कर रहे हैं, तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के हमें सुरक्षित भवन, जिस प्रकार कहीं किसी साम्राज्य को हम देखते हैं, किसी विनिष्ट हुए स्थान को देखते हैं, तो वहाँ हमें जो प्राप्त होता है उसके आधार पर हम प्रश्न का निर्माण, उत्तर का निर्माण करते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है, जैसे हमें यहाँ पर
किसी जगह पर मंदिर प्राप्त होता है तो हम मान लेते हैं कि ये संस्कृति का केंद्र रहा होगा। इसी प्रकार हम किसी जगह पर जाकर के देखते हैं, कहीं अवशेषों में हमें किला प्राप्त हो जाता है तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं, हमारे अंदर एक प्रश्न उठता है, इसका निर्माण क्यों किया गया होगा। तो किला जब हमें मिलता है तो हम समझ लेते हैं कि ये सामरिक महत्व की जगह है, यहाँ युद्ध रहे होते होंगे और युद्ध की तैयारी की जाती होगी, या फिर ये नगर प्रतिरक्षा का नगर रहा होगा, यहाँ रक्षा करने के लिए किले बनाए गए होंगे। जब किला हमें मिल जाता है और कहीं हमें भवन मिलता है सर्व सुविधाओं से युक्त, तो हम समझ लेते थे कि यहाँ का जो भी शासक था वो भोग विलासी जीवन व्यतीत करता होगा, उसको सुख और समृद्धि से वो यहाँ पर रहता होगा। तो आज हम देखेंगे उत्तरों की खोज में प्रश्न। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया है। जो भी हमें भवन मिल जाते हैं खुदाई में इतिहासकारों को, तो उनसे ये पता चल जाता है कि किन स्थानों को व्यवस्थित किया गया था, किन को नहीं, और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते नहीं जो भवन थे उन्हें कैसे व्यवस्थित किया गया था, किस प्रकार प्रयोग में लाया गया, भवन किस प्रकार बने होते थे। इन भवनों के बारे में हमारे अंदर प्रश्न आते हैं, इनको बनाया कैसे गया होगा। भवन को बनाने में दीवार को इतना मोटा बनाने का क्या कारण था, इसको दरवाजे छोटे बनाने के क्या कारण हैं, मोटे बनाने के क्या कारण हैं, हम सब बातों को अच्छी तरह से जानने का प्रयास करते हैं। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया होगा, मतलब किन किन वस्तुओं से भवन बनाए गए और किस तकनीक से बनाए गए। भवन के ऊपर हम देखते हैं सबसे ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रखा होता है, तो हम समझते हैं कि ये पत्थर कैसे पहुंचा होगा, ये हमारे दिमाग में प्रश्न आ जाता है, जैसा हमने लिखाया है उत्तरों की खोज में प्रश्न। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। हमने देखा किसी शहर में किला मिला है, हमें ऐतिहासिक किला प्राप्त होता है, तो हम समझ लेते हैं कि वो नगर प्रतिरक्षण नगर रहा होगा, वहाँ सामरिक रूप से युद्ध की तैयारी की जाती होगी या युद्ध के लिए उसका प्रयोग किया जाता होगा। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलावा और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। हम कई भवनों की तुलना करते हैं, यहाँ किला बना है, यहाँ मंदिर बनाना है, या किस प्रकार से उसका बना है, जैसे कि बनावट देखते हैं हम स्थापत्य कला, तो समझ में आता है कि इसकी संस्कृति कहाँ कहाँ तक फैली थी। मान लेते विजयनगर की एक कुन्ने पर एक महल बना है, उसी के जैसा दूसरे कुन्ने पर बना है, उसी के जैसा तीसरी जगह बना है, तो हमें पता चल जाता है कि संस्कृति का फैलावा कहाँ तक था। जैसे हमने विजयनगर साम्राज्य में भगवान विट्ठल का मंदिर देखा तो हमें समझ में आया कि महाराष्ट्र में जो भगवान विट्ठल की, विष्णु के अवतार की पूजा विट्ठल के रूप में की जाती है, तो निश्चित रूप से कर्नाटक में या विजयनगर साम्राज्य में भी इस संस्कृति का फैलाव होगा, क्योंकि वो उसी स्थापत्य कला में बनाया गया होगा। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ताओं और प्रश्रयदाता जिन्होंने आश्रय दिया है, जिन्होंने भवन बनवाए हैं और निर्माणकर्ताओं व्यक्त करना चाहते हैं। यानी वो जाहिर करते हैं कि जो निर्माणकर्ता या प्रश्रयदाता थे उनको वो व्यक्त करना चाहते कि किसने बनाया और किसने इसको बनवाया है। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। ऐसे चिन्ह उनमें रहते थे भवनों में जो उनकी संस्कृति का परिणाम हुआ करते थे, संस्कृति के प्रतीक चिन्ह जो होते थे वो उन पर बनाए जाते थे। इन्हें हम समझ सकते हैं और इन्हीं चिन्हों को हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोत जैसे साहित्य, कभी हम अन्य स्रोतों पर नजर डालिए तो हमने भवनों पर नजर डाली, अगर हम अन्य स्रोतों पर नजर डालते जैसे साहित्य, अभिलेख तथा लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें, यानी इसको हम इकट्ठी करें, किन किन चीज़ों को, साहित्यिक स्रोत, अभिलेख और लोक प्रचलित जो परंपराएं थी, इस जानकारी को हम यदि इकट्ठा करें तो स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिला तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे। यदि हम इन तत्वों को देखें, स्थापत्य तत्वों का परीक्षण करें, तो हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि यहाँ रहने वाले स्त्री और पुरुष और बच्चे, यानी महिलाएं, बच्चे शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे।
मतलब ये पता नहीं चलता भवनों से कि क्या स्त्री पुरुष और बच्चे इस महलों के या इन किलों के या इन भवनों के आसपास रहते थे या नहीं रहते थे। इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे, और जो वहाँ रहते थे, अगर ये लोग रहते थे, स्त्री पुरुष और बच्चे यदि भवनों के आसपास रहते थे, तो ये जो भवन बने होते थे इनके बारे में वो क्या सोचते होंगे, इस बात का भी हमें अनुमान नहीं है। क्या उनकी शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी, यानी जो सामान्य लोग, सामान्य स्त्रियां, सामान्य पुरुष वहां रहते थे, तो क्या ये शाही भवन यानी बड़े बड़े जो भवन बने थे, इन भवनों में उनकी पहुंच हो सकती थी या नहीं? क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते, या फिर जो सामान्य स्त्री पुरुष और बच्चे थे, कोई मूर्ति बनी हो तो उसके सामने से तेजी से निकल जाते थे या उसको देखने के लिए रुक जाते थे? सोचते और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते। और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं का कार्य किया था, ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं जिन्होंने बनाई थी, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना श्रमदान दिया था? हालांकि क्या निर्माण करना है, यानी सबसे पहले ये देखना है क्या निर्माण करना है, स्थान कौन सा, किस स्थान पर करना है, कौन सा माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनुसरण करना है। यानी क्या निर्माण करना है, स्थान, कौन सा माल प्रयोग करना है इस निर्माण में, जो भवन बनाना है उसमें कौन सा माल लगाना है, और किस शैली में बनाना है उस भवन को। शैलियाँ तो बहुत हैं भवन निर्माण की, तो किस शैली में इसको बनाना है के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था, ऐसा ज्ञान किसके पास था, क्या बनाना है, किस शैली में बनाना है, किस माल का उसमें प्रयोग करना है, ऐसा ज्ञान वहाँ उस समय किसके पास था, ये भी एक प्रश्न उठता है। भवनों के नक्शे कौन बनाता था, ये भी प्रश्न उठता है। ये भवन जो बनते थे इनके नक्शे उस समय कौन बनाता होगा। राजगीर पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण करते थे कहाँ से आते थे, यानी जो राजगीर, राजा के कर्मचारी जिनको राजगीर कहते हैं, पत्थर काटने वाले मूर्तिकार और पत्थरों को काटने वाले जो मूर्तिकार, शिल्पकार जो होते थे, ये कहां से आते थे, पता ही नहीं है इसका। यानी ये भी प्रश्न हमारे सामने आता है। हमारा जो कि शीर्षक है उत्तर की खोज में प्रश्न। क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाकर लाया जाता था? जब कभी युद्ध होता था विजयनगर साम्राज्य का किसी अन्य पड़ोसी साम्राज्य से या अन्य पड़ोसी राज्य से युद्ध होता था तो बंदी बना करके लाया जाता था क्या? ये जो शिल्पी थे क्या इनको बंदी बनाकर लाया जाता था? उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे, यह भी प्रश्न उठता है कि वेतन में क्या दिया जाता था उनको। निर्माण गतिविधियों का अधीक्षण कौन करता था? जब निर्माण होता था तो उसकी देखरेख करने वाले कौन होते थे? निर्माण के लिए कच्चा माल कहां से और कैसे लाया जाता था? जो निर्माण होना है उसके लिए कच्चा माल कहां से और कैसे लाया जाता था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों या उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते। ऐसे प्रश्न हैं कि हम भवन देख लें और अवशेष देख लें तो इससे हम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध कुछ और संकेत दे सके। यहां एक भवन बना है, रानी का स्नान घर नामक संरचना का एक भाग है। यहां देखिए रानी का स्नान घर है, यहां एक दरवाजा है, दरवाजे से कुछ सीढ़ियां लगी हुई हैं जो कि स्नान घर में नीचे उतरने के लिए, तालाब या जल कुंड होगा उसमें उतरने के लिए। बगल में कुछ कक्ष बने हैं, इसमें जो भी रानी थी वो अपने वस्त्र इत्यादि को बदलती होंगी और इस प्रकार इस कुंड में उतर के स्नान करती होंगी। महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन, ये हमको हम देखेंगे, एक कालखंड है। लगभग 1200 से 13 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। आपको पता है 1200 से 1300 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, चूंकि 1192 में तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, उस समय यहाँ गुलाम वंशों ने अपने गुलाम वंश की नींव रखी थी और उस दिल्ली जो राज्य था उसका नाम दिल्ली सल्तनत पड़ गया था। चूँकि अरबी भाषा में, फारसी भाषा में सल्तनत राज्य को कहा जाता है और सल्तनत के प्रमुख को सुल्तान कहा जाता है। लगभग 1300 से 14वीं शताब्दी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और 1336 बहमनी राज्य की स्थापना, 1347 जौनपुर
कश्मीर और मदुरई में सल्तनत स्थापित हो गई थी 13वीं और 14वीं शताब्दी में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। लगभग 14 से 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना, उड़ीसा के राजा जो थे उनको गजपति कहा जाता था, यानी हाथियों का स्वामी, और इसकी स्थापना 1435 में हुई थी। गुजरात और मालवा की सल्तनतों की 1400 से 1500, गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना 1435 में, और अहमदाबाद, बीजापुर तथा बेरार, जिसको बरार भी कहा जाता है, सल्तनतों का उदय 1490 में हुआ था। लगभग 1500 से 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय, यानी सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पहली बार आया था। कालीकट के राजा जमोरिन से उसने अनुमति ली थी व्यापार की, पुनः वो वापस पुर्तगाल चला गया था। उसके बाद वो 15वीं शताब्दी में भारत जहाज लेकर के आया था, जहां उसने व्यापार शुरू किया था। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले क्या किया था, चूंकि गोवा जो है वो सागर के किनारे है, समुद्र तट पर है, एक बंदरगाह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वहाँ मडगांव या मरमा गांव के नाम से आज भी उसको जाना जाता है, कीचड़ का गांव या मडगांव। वहाँ पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने विजय प्राप्त की थी और उस पर अपना कब्जा कर लिया था। 1510 में बहमनी राज का विनाश, गोलकुंडा की सल्तनत का उदय, और 1518 बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में, यानी बहमनी राज का विनाश, गोलकुंडा की सल्तनत का उदय 1518 में, और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 में। यानी अकबर के वंशज 1526 में भारत में आए, भारत के कई राज्यों को से युद्ध हुए, उन पर विजय हासिल की, और भारत के बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों को उसने तोड़ा, बहुत सारे मंदिरों को खंडित किया उसने, जिनमें अभी हाल ही में एक विवाद शांत हुआ है बाबरी मस्जिद का, जो राम मंदिर के पास उसने बनवाई थी। मंदिर को तोड़ करके मस्जिदें बनवाना विदेशी आक्रमणकारियों का मूल उद्देश्य होता था। वो चाहते थे कि हम मूर्ति पूजा को धरती से नष्ट कर दें और केवल दुनिया में हमारा ही धर्म काबिज रहे, ऐसा उनका सोचना था। 1526 में बाबर ने यहाँ मुगल वंश की, यानी बाबर ने यहाँ आक्रमण किया था और मुगल वंश की या मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और ये जाकर के 1556 तक यानी बाबर रहा पहले, फिर इसके बाद 40 या 42 में इसका बेटा आ जाता है मिर्जा हुमायूं, और हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 1556 में जाकर के अकबर गद्दी पर बैठ जाता है। यहां हम कुछ विजयनगर की खोज और संरक्षण की कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे। 1800 की बात है, कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई थी। कॉलिन मैकेंजी एक यूरोपीय इतिहासकार था और 1800 में इसने विजयनगर की यात्रा की थी। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। उसने सबसे पहले हम्पी के जो पुरातात्विक अवशेष थे उसके चित्र लिए थे। किसने? अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने 1856 में। 1876 में पुरा स्थल की मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का JF फ्लीट द्वारा प्रलेखन प्रारंभ, यानी मंदिर के जो अभिलेख थे उनका प्रलेखन शुरू कर दिया था 1876 में। 1902 में जॉन मार्शल के अधीक्षण संरक्षण कार्य प्रारंभ, और 1986 हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। ध्यान रखना, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातन स्थल घोषित किया है। यूनेस्को जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंग है उसका, और उसके द्वारा हम्पी को यूनेस्को ने 1986 में विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया है। वर्ल्ड के लेवल का इसको घोषित किया है हम्पी को। बस आज इसी के साथ आज का ये वीडियो और ये पाठ भी समाप्त होता है। अगला पाठ हमारा जो आएगा इसका, उसको हम आगे के वीडियो में आपको देंगे। नमस्कार।